दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग कुछ नई चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अ, आज हम लोग बात करेंगे मुफ्त की राजनीति और कुछ वर्तमान इंडेक्स और गवर्नमेंट की कुछ नीतियों के बारे में एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज के युग में जो खुशी का एक संबंध है, खुशी का संबंध हम लोग आज आर्थिक संपन्नता से जोड़कर देखते हैं। जब आर्थिक रूप से जब मजबूत होता है, तो वह शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और आवास जैसे मदों में खर्च करने की हैसियत रखता है। व्यवहारिक रूप में रूप या कह सकते हैं कि व्यवहारिक रूप से यह उचित इसलिए कहा जा सकता है, क्योंकि बिना बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन और आवास के खुशहाल ज़िंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती। सच्चाई यह भी है कि अ, व्यक्ति जब स्वस्थ रहेगा, तभी वह खुश भी रह पाएगा। पर बिना आर्थिक संपन्नता के खुश रहने की बात करना आज के युग में बेमानी है। खुशहाली सूचकांक, इसकी शुरुआत अगर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास कार्यक्रम के तहत की गई थी। संयुक्त राष्ट्र की ओर से हर साल वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट जारी की जाती है। पहली बार वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट वर्ष 2012 में आई थी। 2021 2021 में 149 देशों में 149 देशों में भारत का जो स्थान था 139वां था। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का दावा करता है। और वहीं भारत की जो स्थितियां हैं खुशहाली सूचकांक में, आप देख ही रहे हो। उसके बाद अगर हम 2020 की बात करें, 2020 में 153 देशों में से 144वां स्थान था भारत का। और 2019 में 156 देशों में 140वां स्थान था भारत का। और 2018 में 143वां स्थान था भारत का। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, भरपूर संसाधन, सामाजिक सांस्कृतिक रूप से सशक्त, आर्थिक रूप से मजबूत होने का दावा करने के बावजूद अगर हम खुशहाली के निर्धारित वैश्विक पैमाने पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं, तो यह हमारी व्यवस्था और नीतियों पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसे समझने की ज़रूरत है हम सबको। आगे अगर हम पड़ोसी देशों की बात करें, तो पड़ोसी देशों की जो स्थितियां हैं हमसे बेहतर हैं, चाहे वह चीन हो, चाहे वह नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे भूटान हो, चाहे श्रीलंका हो। सबसे खुशहाल अगर देखा जाए तो सबसे खुशहाल देशों में फ़िनलैंड, जो लगातार 4 वर्षों से अव्वल रहा है। इसके बाद डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड, आइसलैंड, नीदरलैंड आदि हैं। दुनिया के अधिकांश देश जब मानने लगे हैं कि विकास एवं लोक नीतियों का सही मानदंड वास्तव में खुशहाली ही है। खुशहाली का जो मापन था, जो खुशहाली मापने का जो पैमाना है, वो 6 मानदंड रखे गए हैं यूएनएसडी द्वारा, जिसमें हमारा पहला मानदंड होता है प्रति व्यक्ति आय, और दूसरा लोक विश्वास, यानी लोग एक दूसरे पर विश्वास कितना करते हैं किसी देश के नागरिक, और तीसरा है उदारता, और चौथा जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता, और पांचवा है स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, और छठा है सामाजिक सहयोग को खुशहाली का पैमाना बनाया गया है। भारत की बड़ी विडंबना यह है कि खुशहाली और संपन्नता जैसे मुद्दे यहाँ कभी भी बहस का मुख्य विषय बन ही नहीं पाते।
और देश में जो भ्रष्टाचार का जो एक आलम है, उसके बारे में बात ही क्या करना है। और अगर देखा जाए तो जो महात्मा बुद्ध से लेकर महात्मा गांधी तक की उदारता की चर्चा आज भी दुनिया करती है। लेकिन अगर स्वतंत्र जीवन जीने की जो पहली शर्त है, आत्मनिर्भर, और व्यक्ति आत्मनिर्भर तभी होगा जब वह आर्थिक रूप से संपन्न होगा। इसके लिए क्या किया सकता है? इसके लिए जो एक व्यवस्थागत स्तर पर आमूल-चूल बदलाव के साथ प्रयास करने होंगे। जैसे तो भ्रष्टाचार, गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य जैसी चुनौतियों से निपटना होगा और नौजवानों को रोज़गार देना होगा। भारत में आज बेरोज़गारी चरम पर है। ये सब सरकार की नीतिगत खामियों का नतीजा है। अगर भारत को खुशहाल बनाना है तो हमें उन छोटे-छोटे या कह सकते हैं छोटे-बड़े देशों से सबक लेना चाहिए, जिनकी प्राथमिकता अपनी जनता का दर्द दूर करना होता है। अगर हम कुछ जैसे कि अगर हम लोग न अगर आज नहीं संभले, आज का जो हमारा जो एक राजनीतिक जो एक एनवायरनमेंट है, जो माहौल है, अगर हम उसी रास्ते पे चलते रहें, तो मुझे लगता है कि इंडिया को भी यानी श्रीलंका जैसी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। क्योंकि आज जिस प्रकार की राजनीति में फ्री हो रहा है, अगर इस पे कंट्रोल नहीं किया गया, तो वो दिन दूर नहीं जब जनता सड़कों पे होगी, और इसमें नुकसान हमेशा आम जनता ही भोगती है, क्योंकि राजनेता की स्थिति पहले भी बेहतर थी, और ऐसी घटनाएं होंगी तो भी वो बेहतर ही रहेंगे। लेकिन आम जनता का क्या? मुद्दा तो ये है कि आम जनता का क्या? इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को जानने और जागरूक बने रहने और जानकार बने रहने और ज़िम्मेदार बने रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज की जो मुफ्त की जो योजनाओं का जो परिणाम है, आज श्रीलंका में दिख रहा है। आज की स्थिति के पीछे मुख्य कारण मुफ्त की सुविधाओं की राजनीति है। भारत में भी चुनावी मौसम में कई मुफ्त की सेवाओं के वादे किए गए। अगर हम श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका का जो हाल देखकर अगर हम लोग सचेत नहीं हुए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मतलब कि लोगों को जो मुफ्त में अनाज और जो देने की आवश्यकता है, क्योंकि मुफ्त की चीज़ों को हम लोग कद्र करना नहीं जानते, और मुझे लगता है मुफ्त की चीज़ें लोगों को चाहिए भी नहीं। अगर मुफ्त में देना ही है तो मुझे लगता है लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, यही अगर दो चीज़ें मिल जाए तो व्यक्ति अपने आप से ही अन्य चीज़ें अपने लिए व्यवस्था कर पाएगा। अगर कुछ देना ही है तो जैसे कि हमारे जो किसान हैं, उनके लिए कुछ करना है, क्योंकि अगर कोविड के दौरान अगर जिन्होंने देश को सँभाला तो वो हमारे किसान ही थे। तो मुझे लगता है कि अगर कुछ देना ही है तो किसानों को दिया जाए। जैसे कि किसानों को कृषि के लिए प्रशिक्षण और संसाधनों में छूट, सही बीज और फसलों के सही दाम मिल जाएँ, इतना ही बहुत है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो है कि जब आपको कोई बहुत अ, जब आपको कोई वस्तु बिना किसी लागत के मिलती है तो उसका मूल्य अपने आप कम हो जाता है। मुफ्त में मिली वस्तु का जनता महत्व भी नहीं समझती।
एक बार जनता को मुफ्त की आदत पड़ जाए, तो अगली बार जो राजनीतिक दलों को उससे अधिक लालच देकर ही वोट मांगने पड़ेंगे। जनता के कर से अर्जित धन को वोट बैंक के लालच में लुटा देना कतई सही नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण देश के किसान हैं, जिन्होंने देश के उत्पादन को संभाले रखा। आज भारत श्रीलंका को खाद्यान्न सहयोग दे रहा है, तो अब जिम्मेदारी हमारी है कि इस मुफ्त की राजनीति से बाहर आकर जनता के पैसे की उपयोगिता को समझें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बिजली पानी मुफ्त लेने के चक्कर में आप भारत को ऐसे हाथों में सौंप दें जो देश की स्वतंत्रता और गणतंत्र के लिए खतरा बन जाए। आज की जो एक सबसे बड़ी विडंबना है कि लोग इन चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं। लोगों को जो चीज़ें करनी है वो चीज़ लोग कर नहीं रहे हैं। मुझे लगता है आज के समय में लोगों को शिक्षित होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। शिक्षित होंगे तभी उनकी मानसिक क्षमता का विकास होगा, तर्क तर्क करने की क्षमता का विकास होगा। इसीलिए मैं सबसे यही आग्रह करता हूँ कि आप लोग एक टाइम भोजन कम ही खाएं, लेकिन शिक्षा ज़रूर से ज़रूर ग्रहण करें। और आज का जो परिदृश्य है, मुझे लगता है कि जिस तरीके से बेरोज़गारी भी बढ़ रही है और महंगाई भी बढ़ रही है, तो कहीं न कहीं जो एक देश की जो इकोनॉमिक स्थिति है, बहुत बेहतर नहीं की जा सकती, या बहुत बेहतर नहीं कह सकते हैं कि बहुत बेहतर है। क्योंकि इकोनॉमिक्स में आप पढ़ेंगे, यानी एक होता है फ्लिप वक्र, जो उसकी जो मान्यता है, महंगाई बढ़ने के साथ जब महंगाई बढ़ती है तो बेरोज़गारी कम होती है। ये फिलिप वक्र बोलता है इकोनॉमिक्स में, कम होती है। लेकिन जो आज का जो वर्तमान में जो इसके उलट देखने को हो रहा है, जिस तरीके से तीव्र गति से बढ़ती महंगाई के साथ बेरोज़गारी भी बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि यह चिंता का विषय है। तो मैं सबसे यही आग्रह करता हूँ कि आप सब लोग शिक्षित बनें और जागरूक बनें और जानकार बनें। जय हिंद।